हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली का चौहान वंश। चौहान वंश का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारा सीरीज़ चल रही है प्राचीन भारत के इतिहास की, तो उसमें जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वह हम कर रहे हैं उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश हैं उसमें जो चौहान वंश है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी इससे पहले हमने और भी वीडियोस की हैं सभी धर्मों के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, उसके बाद गुप्त काल, मौर्य काल, राष्ट्रकूट वंश, पुष्यभूति वंश। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली का चौहान वंश। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चौहान वंश के अनेक शाखाओं में 7वीं शताब्दी में जो वासुदेव के द्वारा स्थापित किया गया चौहान वंश, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये वाला चौहान वंश काफ़ी महत्वपूर्ण था। चौहान प्रतिहार शासकों के समकालीन थे। शुरुआत में जो चौहान थे वो प्रतिहार शासक उनके समकालीन थे, यानी इनके समकालीन जो शासन था वो प्रतिहारों का भी शासन रहा। ठीक है, डॉक्टर दशरथ वर्मा चौहान की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं। जो चौहान वंश की उत्पत्ति हुई थी वो ब्राह्मणों से हुई थी। ये देखिए, अजमेर और दिल्ली में इनका शासनकाल काफ़ी रहा था। ठीक है, अजमेर दिल्ली के तकरीबन ये देखिए पूरा एरिया, तो इस प्रकार इनका शासनकाल यहाँ पे रहा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी काफ़ी एरिया ये कवर कर रहा है। तो चहमान नामक व्यक्ति इस वंश का संस्थापक था। अब इसमें आपने कंफ्यूज होना क्या नहीं है वो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया कि वासुदेव था, यहाँ पे बताया गया कि चहमान नामक व्यक्ति इस वंश का संस्थापक था। तो इसमें यह है कि जो चौहान वंश था ना, उसकी अलग अलग शाखाएं भी थी। तो जो चौहान वंश की शाखाएं हैं हम उसको भी कवर करेंगे। तो उस शाखाओं के हिसाब से इनके जो संस्थापक हैं वो बहुत तरह के माने गए हैं। लेकिन जो दिल्ली का मेन चौहान वंश का उसका जो संस्थापक आपको अगर पूछा जाएगा तो वो वासुदेव था। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ ना बताई जाए और डायरेक्ट ऐसे रट्टा लगाया जाए कि हाँ यहाँ पे संस्थापक आपको और कोई बता दिया गया, यहाँ पे और कोई बता दिया गया, तो ऐसा नहीं था। आगे हम दोनों के बारे में कवर करेंगे क्योंकि इनकी जो मुख्य शाखाएं अलग अलग थी, तो उससे आपसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी जो मिलती है वो बिजोलिया प्रेस अभिलेख से मिलती है, इसके बारे में जानकारी। ठीक है, इस अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे हम करेंगे इनके और जो राजा थे उनके बारे में। अजय चौहान 1105 से 1133 ईस्वी। कई इतिहासकार मानते हैं कि अजय चौहान ने ही 1100 में अजमेर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो अजमेर नगर की स्थापना का जो श्रेय है अजमेर नगर, वो अजय चौहान ने ही की थी 1100 ईस्वी में। अजय चौहान ने ही तारागढ़ पहाड़ी पर एक किला बनवाया था, तो उस किले का नाम भी तारागढ़ किला ही था, तारागढ़ पहाड़ी पर। तो ये जो आपके सभी बताए जा रहे हैं ये सारा एरिया राजस्थान का ही है जहाँ पे इनका शासन था। अजय चौहान ने प्रसिद्ध पार्श्वनाथ जैन मंदिर में सोने का कलश चढ़वाया था। श्री सम्मल देवी चौहान शासक अजय चौहान की रानी थी। तो श्री सोमल देवी ये अजय चौहान की पत्नी थी। चौहान वंश के बारे में जो हम कर रहे हैं इनकी प्रमुख शाखाएं, ये जो राजा, तो एसएससी या और एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम वीडियो लेके आते हैं कि आपके लिए कितना ज़रूरी है किस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उतना ही हम वीडियो में कवर करेंगे। अजमेर में एक विशाल टकसाल की स्थापना की थी अजय चौहान ने। विशाल टकसाल का मतलब टकसाल होता क्या है, तो जहाँ पे मुद्राएं छपाई जाती थी, तो अजमेर में इसने टकसाल की स्थापना की थी, जहाँ पे करेंसी जैसे बोलते हैं करेंसी, तो यहाँ पे इनकी मुद्राएं छपती थी। तो अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। अब प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास, ये थी हमारी सबसे पहली वीडियो, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे। यहाँ से बिल्कुल आदि मानव से पूरा पाषाण काल से हमने वीडियो को शुरू किया। अब तक हमारी कम से कम 40 से 45 वीडियो हो चुकी हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। तो हम बिल्कुल सीरीज से चल रहे हैं। पहला वीडियो आदि मानव के बाद कैसे और चीज़ की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद सभी ग्रंथों के बारे में, उसके बाद धीरे धीरे राजाओं के बारे में करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें हमारी 3 से या 4 वीडियोस ही रह गई हैं। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे, जो ज़्यादा टॉपिक रहा है वो है उसमें मुग़ल के बारे में। उससे पहले हम उसमें करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो इस प्रकार हमारा आगे का जो प्लान है वो चलेगा। अर्णोराज 1133 से 1153 ईस्वी। अब अजय चौहान के बाद ये आया, तो ये अजय चौहान का पुत्र था अर्णोराज। अर्णोराज चौहान शक्ति का अधिक विस्तार किया था इसने। अजय राज का पुत्र अर्णोराज, इसने चौहान शक्ति का अधिक विस्तार किया था। तो उसके राज्य की सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल गई थी। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसके राज्य देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये दिल्ली से सटा इस प्रकार रहेगा। ये पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा है, मैप है। तो यहाँ तक इसकी राज्य सीमाएं फैल गई थी। अर्णोराज के द्वारा पुष्कर का प्रसिद्ध मंदिर वराह मंदिर निर्मित किया गया था। इसी के ही द्वारा पुष्कर का जो वराह मंदिर है। 1137 ईस्वी में अन्ना सागर झील का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1137 ईस्वी में अन्ना सागर झील का जो निर्माण अर्णोराज ने ही करवाया था। उसने सुल्तान की सेना को अजमेर के निकट पराजय किया, ठीक है, तथा चालुक्य नरेश कुमार पाल से हार गया। सुल्तान की सेना महमूद गजनवी की जो सेना थी तो उसे इसने पराजित किया था, लेकिन बाद में ये नरेश कुमार चालुक्य था उससे ये हार गया था। उसने अपनी पुत्री जलहन का विवाह कुमार पाल से किया था। अर्णोराज की एक पुत्री थी जिसका विवाह उसने जलहन के साथ किया था। ठीक है, जलहन इसकी पुत्री का नाम था, इसका विवाह इसने कुमार पाल से किया था। विग्रहराज 1153 से 1163 ईस्वी, यहाँ पे 1100 आएगा तो 1163 ईस्वी इसका शासनकाल रहा विग्रहराज का, उसका अगला शासक। ठीक है, तो ये अजय राज का पुत्र विग्रहराज था। ठीक है, पहला पुत्र हुआ अर्णोराज, दूसरा पुत्र हुआ विग्रहराज। किसका? अजय राज का पुत्र। अजय राज के बारे में सबसे पहले हमने कवर किया। देखते जाइए कि हाँ उस हिसाब से जैसे जैसे आगे आगे उत्तराधिकारी आए तो उस प्रकार हम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसने चालुक्य नरेश कुमार पाल को पराजित किया। ठीक है, अजय राज ने। उसने राज्य की सीमा पंजाब, राजपूतान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल गई थी। विग्रहराज के समय इसने पंजाब, राजपूताना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसकी सीमा फैली गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तो अर्णोराज के समय में भी थी, बस पंजाब और राजपूताना का जो एरिया था इसने वो ज़्यादा कवर कर लिया था। आगे उसने चालुक्य नरेश मूलराज प्रथम को पराजित किया। ठीक है, विग्रहराज ने, और बृहकच्छ में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण करवाया। उसके दरबार कवि कौन थे? सोमदेव थे, जिसने उसके चरित्र की प्रशंसा करते हुए ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। तो दरबार कवि कौन थे? सोमदेव थे। उसने अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की विग्रहराज ने। विग्रहराज के बाद अय्यर गांगे जो कि 1164 से 1165 तथा पृथ्वीराज द्वितीय ने 1165 से 1169 तक शासन किया था। पृथ्वीराज के बारे में आप आगे करेंगे। पृथ्वीराज द्वितीय 1153 से, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1163। तो इसका जो है हमारा यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग एरर हुआ है। ठीक है, इनका जो शासन काल रहा था वो हुआ था 1169 के बाद। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी, तो 1169 के बाद रहा था। ठीक है, 1178 में सोमेश्वर का पुत्र, ये देखिए यहाँ पे हमने उस चीज़ को करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल। ठीक है, ये था पृथ्वीराज द्वितीय का। तो जो राज्य इम्पोर्टेंट है जिनके शासनकाल में किसी चीज़ की स्थापना हुई या जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया या सीधे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है उसी को हम कवर कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय 1178 में, ठीक है, तो 1178 में सोमेश्वर का पुत्र और अगला उत्तराधिकारी पृथ्वीराज तृतीय दिल्ली की गद्दी पर बैठा। भारतीय इतिहास में इसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, मेन शासक था चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय को हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य भी कहा जाता है। उपाधि क्या थी? दलपुंगल। दलपुंगल पृथ्वीराज चौहान ने उपाधि धारण
की थी। पृथ्वीराज तृतीय की माता कर्पूरी देवी त्रिपुरी की कलचुली राजा अचल राज की पुत्री थी। ठीक है, ये उनकी पुत्री थी। तो ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था पृथ्वीराज तृतीय। तो कर्पूरी देवी इसकी माता का नाम था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम, जो त्रिपुरी के कलचुली राजा की पुत्री थी। कलचुली राज्य के बारे में भी हम कवर करेंगे आगे। हम कोशिश करेंगे और जो राजवंश रह गए हैं तो उनका कंबाइन वीडियो लेके आए। ठीक है, पृथ्वीराज ने आरंभ से ही साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। यह आक्रामक शासक था, यानी जो पृथ्वीराज चौहान है इसका तो काफ़ी रहा, यही तो इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, इसके युद्ध भी इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। 1182 में पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमल पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। पृथ्वीराज के समय में तुर्क मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई आक्रमण किए थे। तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में जो मेन युद्ध है तराइन का युद्ध, वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये तो समझ लो आपने रटना है बिल्कुल। तराइन का युद्ध 1191 से 1192 2 युद्ध हुए थे। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध ये है मोहम्मद गोरी और ये कौन है, पृथ्वीराज चौहान। प्रथम युद्ध 1191 में, तो ये हुआ था स्थान थानेश्वर में। तो जो प्रथम युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। पराजय हुई थी मोहम्मद गोरी की। 1192 में ये रिवर्स उल्टा, इसमें मोहम्मद गोरी जीता था, पराजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। स्थान था करनाल। इसके लिए जो वीडियो थी प्राचीन भारत के इतिहास की, तो हमने एक बिल्कुल पहले आपके लिए एक वीडियो बनाया था ट्रिक के साथ। उसमें मतलब उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा था। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं। प्राचीन भारत का या और भी जो युद्ध हुई हैं ट्रिक के साथ करवाई गई हैं कि एक बार आप देख लेते हैं तो उसमें इसकी भी ट्रिक है। ठीक है, तो उसे जाके आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। अब आगे, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, वो था खंडेराव। तो ये पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था। पृथ्वीराज के पश्चात उसका भाई हरिराज कुछ समय के लिए राजा बना। ये कुछ समय के लिए ही बना था हरिराज राजा, किंतु गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में मुस्लिमों का अजमेर पर अधिकार हो गया था। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था, जननायक था। जननायक ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य की भी रचना की। ठीक है, लेकिन 1194 ईस्वी में मुस्लिमों का अजमेर पर अधिकार हो गया था। ये देखिए मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास, गुप्त साम्राज्य का। ये एक ही वीडियो नहीं है कि हाँ मौर्य साम्राज्य पे एक ही वीडियो आपके लिए लाई गई है। इनके लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी मौर्य साम्राज्य की, उसकी एक अलग वीडियो है। गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी एक अलग वीडियो है। प्लेलिस्ट पे जब आप जाके देखेंगे तो आपको सब पता लगेगी कि हाँ कितने अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ ये देखिए सभी राजाओं के बारे में इसमें कवर किया गया है। ठीक है, कितने अच्छे, इसमें भी देखिए बिल्कुल फैमिली ट्री बनाई गई है। ये देखिए, ठीक है, मौर्य वंश का। तो अंदर जब आके देखेंगे तो और अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आपके लिए वीडियो करवाई गई है दोनों। तो सभी का लिंक आपको वैसे मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चौहान वंश की प्रमुख शाखाएं देख लीजिए कैसे कैसे थी। तो सांभर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, कछवाहा के चौहान। तो ये 4 प्रमुख शाखाएं थी। तो इस शाखा संस्थापक सांभर के चौहान, तो देखिए इसका संस्थापक वासुदेव था। आपको शुरुआत में ही बताया है ना कि हाँ कैसे कैसे 2 संस्थापक कैसे रहे हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। जो अगर इस शाखा का संस्थापक वासुदेव था, सांभर के चौहान का। वासुदेव को ही सांभर झील का निर्माता कहा जाता है। राजस्थान में जो सांभर झील है तो इसका निर्माता भी इसे ही कहा जाता है। भारत के राजस्थान में जयपुर नगर के समीप ये एक लवणीय झील है, सांभर झील। इस झील में टोटल 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और इस बड़े पैमाने पर इसमें नमक का भी उत्पादन किया जाता है। तो ये झील करंट अफेयर में काफ़ी पूछी जाती है। ऐसी बात नहीं, करंट अफेयर का टॉपिक हो, स्टैटिक जीके में ये पूछी जाती है। तो ये 3-4 चीज़ें आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ वैसे ही करा दी हैं। बाकी इस झील का जो निर्माता था
वो था वासुदेव। आगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान में देखिए, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गोविंद ने रणथंभौर में अपना राज्य स्थापित किया। तो ये पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद चौहान वंश के कुछ और शाखाएं स्थापित हुई। इस वंश का प्रतापी शासक जो था हम्मीर देव हुआ था रणथंभौर के चौहान में। उसने मालवा का एक बड़ा भाग गढ़मल जीता था। ठीक है। हमीर देव ने अपने राज्य की सीमा मालवा में उज्जैन तक तथा राजपुताना में आबू पर्वत तक बढ़ा दी थी। ठीक है, हमीर देव ने ही। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी, यहाँ गाड़ी नहीं आएगा, गद्दी आएगा, गद्दी पर बैठा था इसके शासनकाल में। तो शुरुआत में उसे सफलता नहीं मिली, परंतु कई हमलों के पश्चात, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर को दिल्ली में मिला लिया था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आगे जालौर के चौहान और कछवाहा के चौहान। तो जालौर के चौहान शाखा का जो संस्थापक वो था कीर्तिपाल, इसका संस्थापक था। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक कान्हड़े था जालौर के चौहान का, परंतु एक राजद्रोही भावले नामक सैनिक के द्वारा विश्वासघात के कारण सिवान का पतन हो गया, जहाँ पे इसका शासनकाल था। इस विजय के पश्चात 1311 में जालौर का भी पतन हो गया तथा कान्हड़े वीरगति को प्राप्त हुआ। 1311 ईस्वी में कछवाहा वंश था एक चौहानों का। तो इस वंश के जो प्रारंभिक शासकों में दुल्हाराय और पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली थे कछवाहा वंश में, जिन्होंने दौसा, रामगढ़ तथा आमेर को अपने राज्य में शामिल किया। ये सब जो हैं ये सब राजस्थान में ही जगह हैं। तो सन 1547 ईस्वी में राजा भरमल ने आमेर की बागडोर संभाली थी। 1547 ईस्वी में राजा भरमल ने इसकी बागडोर संभाली। तो भरमल पहले राजपूत था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये एक पहला राजपूत हुआ था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ये इम्पोर्टेंट है। अपनी पुत्री हरकुबाई, जो कि बाद में मरियम उज्जमैनी के नाम से विख्यात हुई, तो इसने अकबर बादशाह के साथ विवाह किया अपनी पुत्री का, भरमल ने। अब आगे मानसिंह। अब इसमें देखिए क्या चीज़ है। तो राजा भरमल के बाद इनके और सेनापति हुए जिन्होंने चौहान वंश को आगे किया। मानसिंह तो देखिए इनके बारे में, ये तो अकबर का मेन सेनापति था। राजा भरमल के पश्चात कछवाहा नामक मानसिंह हुआ, जो अकबर के दरबार में योग्य सेना नायक भी था। ठीक है, मानसिंह ये उनका सेनापति था अकबर का। वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल था मानसिंह, यह है मानसिंह। तो कालांतर में मानसिंह को अकबर ने काबुल, बिहार तथा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था अकबर ने। मानसिंह ने अंबर में शीला देवी मंदिर और जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद फिर आगे और इसके कुछ सेनापति आए जिन्होंने अपना शासन संभाला, लेकिन स्थिति ये थी कि वो फिर मुग़ल के अंडर रहते थे, ज़्यादा मुग़ल साम्राज्य के अंदर ये थे। मिर्ज़ा राजा जयसिंह। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह का शासनकाल 1621 से 1667 तक रहा। मानसिंह के बाद शासकों में मिर्ज़ा राजा जयसिंह महत्वपूर्ण था, जिसने 46 वर्षों तक शासन किया था। मिर्ज़ा जयसिंह का जो मूल नाम था वो जयसिंह प्रथम था, परंतु जो मिर्ज़ा की उपाधि दी गई थी वो मुग़ल बादशाह अकबर ने इसे दी थी। औरंगजेब ने भी मिर्ज़ा राजा जयसिंह को मराठा के विरुद्ध दक्षिण में भारत में नियुक्त किया था। आगे फिर इसके बाद जो आए वो आए सवाई जयसिंह द्वितीय। तो सवाई जयसिंह द्वितीय का जो शासनकाल रहा 1700 से 1743 तक रहा। सवाई जयसिंह द्वितीय राजनीतिक, कूटनीतिक, खगोलीय विज्ञान, साहित्यकार तथा कला का विद्वान था। वो काफ़ी ज्ञानी था। वह मालवा का मुग़ल सूबेदार रहा, मतलब बाद में ये मुग़ल के अधीन रहे थे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद, जो इनके आगे सेनापति हुए। 1727 में जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जाते जाते आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जयपुर शहर की स्थापना तो यो की थी जयसिंह द्वितीय ने। जयपुर का जो वास्तुकार था वो बोला गया है विद्याधर भट्टाचार्य को जयपुर का वास्तुकार
माना गया है। जयपुर में जयसिंह ने सुंदरगढ़ किले का भी निर्माण करवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी इसी ने करवाया था। जयपुर के जंतर मंतर में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी, जिसे सम्राट यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी के द्वारा ये भी निर्मित की गई थी। तो यहाँ तक का जो हमारा वीडियो था वो था चौहान वंश के बारे में, सवाई जयसिंह द्वितीय तक। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे जो और आए मतलब राजा आए चौहान वंश के बारे में, वो इनका इतना ना पूछा जाता है ना इतना उनका कुछ प्रभाव था। ठीक है, इन तक था, इन तक पूछा जाता है, बाकी धीरे धीरे जो चौहान वंश था वो ख़त्म हो गया। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।